नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था और हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किया हुआ था जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आप लोग उनको ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से बाकी और भी जो केमिस्ट्री के जो जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया था, तो वो हम लोग कवर करते चलेंगे। और इससे पहले भी देखिए हमने बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट जो लेक्चर्स है वो हमने बना दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग उसको बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने इकोनॉमिक्स का भी जो है पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद हमने ज्योग्राफी का भी पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट जो भी हमने बनाया हुआ है इन सारे वीडियोस का, तो आप लोग वहाँ से जाके बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग देखते रहिए, इसी तरीके से हम आपका पूरा जीएस और जीके का जो सब्जेक्ट है वो हम आपका कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए पहले चैप्टर मैंने आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसको हमने उसको दो तरीके से कैटेगराइज करके स्टडी किया था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं तो वो आपका एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे और दूसरा होता है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, हमने उसको डिवीजन करके स्टडी किया था। तो आज हम लोग देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एटम्स के बारे में। तो देखिए एटम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट का, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एलिमेंट मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि एलिमेंट क्या होता है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है सबस्टांस का, किसी भी सबस्टांस का। जो सबस्टांस उसे हम लोग बोलते हैं कि जो कि हम लोग फर्दर उसको और जो है स्मॉल पार्ट्स में उसको हम लोग और उसको जो है डिवीजन नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हम लोग, तो उसी को एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। और वही एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को हम लोग एटम्स बोलते हैं। और देखिए जो एटम ही होते हैं जो कि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और एटम देखिए ये इतना छोटा होता है कि जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते या उससे भी ये ज़्यादा छोटा होता है। तो इसीलिए देखिए इनका जो मेजरमेंट की जाती है इनको नैनोमीटर में की जाती है। तो अब आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि साइज जो होता है एटम का वो कितना होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ पे। तो देखिए ये टर्म भी आपको मिलेगा हमेशा एटॉमिक रेडियस का, यानी कि जो एटम का जो रेडियस होता है तो वो किस में हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है तो ये हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो जैसे कोई भी एटम होगा आपके पास, जैसे कि हाइड्रोजन एटम रहेगा आपका, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा, या फिर और भी कोई भी एटम आपके पास रहेगा, ऑक्सीजन एटम हो गया, फिर कोई भी रहेगा, तो उन सभी का जो मेजरमेंट होगा तो वो हमेशा नैनोमीटर में ही की जाएगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो नैनोमीटर की 1 नैनोमीटर का बराबर होता है 1/10⁹ मीटर होती है। और इसी को यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कितना होती है, तो इसका देखिए इसका होता है 1 × 10⁻10 मीटर होती है। तो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। अब देखिए कोई भी जैसे एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जो भी एटम्स होते हैं, कोई भी एक एलिमेंट होगा तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं हर एक रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप जैसे इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई एक जैसे एक एलिमेंट है, तो उसके इस एलिमेंट के जितने भी इसके एटम्स होंगे तो वो जो है हर एक रिस्पेक्ट में वो इक्वल होंगे, मतलब कि आइडेंटिकल होंगे। ये शेप में हो गया या साइज में हो गया, तो वो हर रिस्पेक्ट में ही क्या होंगे, वो हमेशा वो आइडेंटिकल ही होंगे। इस तरीके से आप लोग इसको देखना, यहाँ पे फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। अब देखिए सिंस ये हमने बात किया था कि जैसे जो एलिमेंट होगा हम उसी की बात कर रहे हैं कि उसकी एटम आइडेंटिकल होगी, लेकिन यदि हम अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की यदि हम बात करें तो उनके जो एटम्स होंगे तो वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। अब सपोज कीजिए कि एक एटम हमने हाइड्रोजन का लिया हुआ और एक एटम आप मान लीजिए ऑक्सीजन का आपने लिया हुआ है, तो उन दोनों का जो एटम्स होंगे तो वो डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों आइडेंटिकल ही होंगे। तो अब यहाँ पे यही आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पे कि कैन टू डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम, उनका मतलब हर एक एस्पेक्ट में वो सेम होगा, तो वो आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि उनके जो एटम्स होंगे तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट का वो डिफरेंट ही होंगे। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे एटम के बारे में देख लिया।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में, यानी कि जो एटम का जो मास होता है उसको हम लोग उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसको किस तरीके से डिफाइन की जाती है और उसका यूनिट क्या होती है। तो देखिए, जो एटम का मास होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास, यानी कि जो एटम एटम के जो मास होंगे उसी को बोलेंगे हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे। तो ये एक वो नंबर होता है कि जो हमें ये बताता है कि कितना टाइम जो है वो एटम जो है वो हैवियर है किसी भी, यानी कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो कितना हैवियर है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक कार्बन एटम से, और उस वन कार्बन एटम से वो कितना हैवियर है उसके 1/12 पार्ट ऑफ हिट से। तो अब यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक मास होता है तो यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन होती है, एक दूसरा डेफिनेशन, कि यहाँ पे इसका फार्मूला बनता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे, तो आप लोग ये फार्मूला याद रखना। अब देखिए जो यूनिट होता है एटॉमिक मास का, तो वो होता है एएमयू में, इसको हम लोग मेजर करते हैं, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है कि एएमयू मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और ये क्या है, तो ये है एटॉमिक मास का यूनिट हो गया। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, और इसके रिलेटेड फिर इसके बाद जो ये कंपाउंड बनाते हैं या फिर जो और आगे क्या क्या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट का जो सिम्बॉल्स होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, और ये इसके क्या क्या होते हैं, सिंबल किस तरीके से इसकी होती है, तो वो चीज़ भी आपसे पूछा था एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जो कि ये प्रपोज किया गया था डाल्टन के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम ऑफ एलिमेंट, और उसका यहाँ पे जैसे ये लैटिन नेम है और सिंबल है। अब यहाँ पे देखिए ये जो नेम ऑफ एलिमेंट है तो ये जैसे कि ये रीड की जाती है, लेकिन इसके कुछ लैटिन नेम है जो इनसे ये लिया गया है, तो उन्हीं का लैटिन नेम से ही इनको नामांकन किया गया है और उसको उसी के बेसिस पे सिंबल भी लिखी जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इसका सिंबल होता है H। तो आप लोग सिंबल भी याद रखना, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपका है तो वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। और उसमें से आपका खासकर जैसे इसमें आपसे पूछा जाता है आयरन का, गोल्ड का और सिल्वर का, और एक हो गया आपका मरकरी का। तो इनका हमेशा आपसे पूछाता है सिंबल इसकी क्या होती है। तो हालांकि आप एक बार इन सभी को देख लीजिए, जैसे हीलियम का इसका He होता है, कार्बन उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे देखिए इसका C हो गया, या स्पेलिंग आप लोग सुधार लेना इसका। फिर उसके बाद देखिए कॉपर है, तो कॉपर का देखिए इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम होता है, तो इसीलिए इसका देखिए जो सिंबल होता है तो वो Cu से लिखा जाता है, यानी कि लैटिन नेम से ही डिराइव, यानी कि लैटिन नेम से ही सिंबल को लिखी जाती है, उसका जो स्टार्टिंग के जो दो लेटर होते हैं उसी से। फिर अगला देखिए कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का जैसे CO होता है इसका, क्लोरीन का Cl होता है, कैडमियम का CD होता है, और बोरोन का B होती है। फिर देखिए अगला है बेरियम है, तो बेरियम का होता है Ba, और ब्रोमीन है तो इसका जैसे Br होता है, और बिस्मथ है तो इसका Bi हो जाएगा। और बाकी देखिए आगे सोडियम है, तो सोडियम ही है लेकिन इसका जो लैटिन जो नेम होता है वो होता है नाइट्रियम होता है। तो इसीलिए देखिए इसका जो सिंबल होता है तो इसका लैटिन नेम की शुरुआत जो दो लेटर होते हैं उसी से ये लिया गया हुआ है। तो यानी कि नाइट्रियम है तो ये Na लिखी जाती है। फिर उसके बाद देखिए पोटासियम है, तो पोटासियम है, इसका जो लैटिन नेम होता है वो है कैलियम। तो इसीलिए देखिए इसका जो सिंबल होता है तो वो इसके स्टार्टिंग लेटर जो रहती है लैटिन नेम का उसी से सिंबल ही लिखी जाती है। तो जैसे इसका के हो गया पोटासियम का, तो ये आप लोग खासकर इनको याद रखना, जिसमें कि आपको यहाँ पे जैसे नेम ऑफ एलिमेंट उसमें फर्स्ट लेटर आपको अलग दिखाई देगा लेकिन सिंबल उसका रहता है अलग, रहती है अलग लेटर से स्टार्ट होती है, तो वो होता है उसका लैटिन नेम से इसको लिखी गई हुई है। फिर अगला देखिए जैसे आयरन है, तो आयरन का सिंबल होता है Fe, लेकिन इसका जो लैटिन नेम होता है वो है फेरम है। फिर अगला देखिए गोल्ड है, तो गोल्ड का इसका जैसे सिंबल Au होता है लेकिन इसका जो लैटिन नेम है वो है ऑरम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Au ऑरम है, तो स्टार्टिंग में तो सिंबल भी Au लिखा गया है। फिर अगला देखिए सिल्वर है, तो सिल्वर का जैसे कि इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटन होता है, अर्जेंटम होता है, तो इसीलिए इसको Ag लिखा जाता है सिंबल इसका। फिर अगला देखिए मरकरी है, तो मरकरी का इसका जैसे देखिए जो लैटिन नेम है तो वो है हाइड्राजिरम होती है, और इसीलिए सिंबल इसका Hg हो गया। तो आई होप कि अब आपको ये सिंबल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको जैसे ये लिखा गया हुआ है यहाँ पे, तो ये लैटिन नेम से इसको लिखा जाती है। अब आइए देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में। आपने एटम्स के बारे में देख लिया, तो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होती है जब दो एटम, जब दो या दो से अधिक एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं,
यानी कि दो या दो से अधिक एटम का कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया आपका वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल में जैसे देखिए उसका फॉर्मूला होता है H2O होती है। तो उसके अंदर में यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, उसमें जो H2 आपका होता है, और एक एटम होता है उसमें ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से जो आपका रहता है कि जैसे उसमें रहेगा आपका H2O बना हुआ रहता है, और ये जब रिएक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो ये यहाँ पे जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं H2O। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें कम्बिनेशन है इसका, जो एक वाटर जो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो गया आपका, एक कम्बिनेशन है दो, यानी कि हाइड्रोजन एटम का, और एक इसमें है एक एटम ऑक्सीजन की है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन करने के बाद जो है ये बनाया हुआ है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रही है। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो गया, ये कम्बिनेशन हो गया टू और टू एटम्स का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से देखिए जैसे ऑक्सीजन आपका है, तो ऑक्सीजन भी क्या यहाँ पर है कि ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका है, कि जिसका जो ये O2 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो है ही, लेकिन इसमें जो एटम इसके हैं वो दो ऑक्सीजन मिल के बना हुआ है ये। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयंस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग हर एक टर्म को देखते चलना अच्छे से, क्योंकि ये सारे जो भी आपके हैं तो ये आपको आगे काम आएंगे जब आपको केमिकल रिएक्शन स्टडी करना होगा, और बाकी जो आगे है केमिकल बॉन्डिंग है, तो उसमें आपको ये सारे काम आएंगे। तो देखिए जो आयंस होते हैं ये एटम्स के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली। तो इन्हीं को आयंस बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो एटम्स है यदि उन पे चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, तो उसके अंदर में जैसे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर निगेटिवली चार्ज होते हैं उसके ऊपर में, तो उन्हीं को हम लोग आयंस बोलते हैं। तो जैसे देखिए निगेटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अनायंस बोलते हैं हम लोग। और इन पे देखिए जो साइन लगाया जाता है, तो वो ऊपर में यहाँ पे साइन जैसे आप देख सकते हैं Br- है, F- है, या O2- है। तो ये क्या होगा, ये अनायंस होते हैं निगेटिवली चार्ज। और बाकी देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं तो उसको हम लोग कैटायन भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज का, जैसे आप देख सकते हैं Na+, K+ या Mg2+। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए जो प्लस साइन रहता है यहाँ पे, तो ये बताता है कि जैसे ये एलिमेंट किस तरीके का, इसका नेचर क्या है, ये लूज किया हुआ है या गेन किया हुआ है। तो ये हम लोग आगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में वहाँ पे इसको देखेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं वैलेंसी के बारे में। तो देखिए जो वैलेंसी होती है ये एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसकी, तो उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो देखिए यहाँ पे वैलेंसी जो होती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि जो कोई भी एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो किस तरीके से जो है किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो कंबाइन करके एक केमिकल कंपाउंड बनाएगा। और ये इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि देखिए कोई भी एटम होता है तो वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, जिस तरीके से आप भी चाहते हैं कि हम जॉब पाने के बाद एक स्टेबल हो जाए, अपने फैमिली को अपना सपोर्ट कर सके। तो उस तरीके से एटम भी होते हैं जो वो चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे स्टेबल होने के लिए बहुत से एटम होते हैं कि वो जैसे अपना जो है वो लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं, या फिर वो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरीके से जो भी एटम लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करेंगे, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे एटम्स होंगे कि जिनके जो बाहर कक्षे में उसके, यानी कि जो वैलेंस सेल, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई जैसे कि मान लीजिए एटम है, तो उसके बाहर में सबसे जो आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं, तो यदि उसके आउटर मोस्ट सेल में यदि एक दो या तीन जो इलेक्ट्रॉन्स अगर रहते हैं, तो उसकी जो वैलेंसी होगी तो वो उसकी वही हो जाएगी। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। और अगर उसकी 2 है तो 2 हो जाएगी, और 3 है तो 3 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। और इसको याद भी करना बहुत ही सिंपल है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे कि आप जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन रहते हैं, कि जो बेसिकली वो क्या करते हैं, लूज करते हैं अपना। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एटम होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो 8 होने के लिए यहाँ पे मान लीजिए किसी के ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए आसान हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा और ये स्टेबल बन जाएगा। तो यही जितना ये लूज किया, जो अपना कॉम्बिनेशन किया यहाँ पे, तो वही उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाती है।
उसी तरीके से दो है तो ये तो अपना लूज करना चाहेगा दो इलेक्ट्रॉन, बजाय कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे किसी से, तो इसीलिए इसका दो हो जाएगा क्या, वैलेंसी। उसी तरीके से तीन है तो ये पाँच तो गेन करेगा नहीं, क्योंकि पाँच गेन करना मुश्किल है इसके लिए, तो ये लूज करना चाहेगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी तीन हो जाएगी। अब देखिए ये तो आपका हो गया जैसे कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक दो या तीन होते हैं, लेकिन ऐसे जो एटम्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर मान लीजिए कि जैसे पाँच छः या सात जो है इलेक्ट्रॉन अगर रहते हैं उसमें, तो उसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी। तो इसके लिए देखिए आपको बस सिंपल एक फार्मूला आपको आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि एट में से जो भी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको आप माइनस कर दीजिए, तो वो आपका निकल जाएगी, इसकी वैलेंसी निकल जाएगी। तो अब देखिए सिंस यहाँ पे क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर पाँच जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ये क्या करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन को ये और गेन करेगा किसी दूसरे एटम के साथ में, तो इस तरीके से इसका एट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तीन जैसे कि ये गेन किया यहाँ पे, तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसकी तीन हो जाएगी। यानी कि आप सिंपली उसमें से क्या कर दीजिए, एट में से आप फाइव को माइनस कर दीजिए। उसी तरीके से छः है तो एट में से छः माइनस कर दीजिए, तो इसकी दो वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि ये जो है दो और जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या करेगा, गेन करेगा और स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सेवन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और आठ बन जाएगा। तो ये जितना गेन किया यहाँ पे तो वही उसकी क्या वैलेंसी इसकी हो जाएगी, तो इसीलिए सेवन है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, एक होगी। तो अब इसको सिंपल फार्मूले से भी आप बना सकते हैं, आठ में से सेवन माइनस कर दिए तो इसका एक हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। अब देखिए जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाँच छः या सात होते हैं तो वो जनरली वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करती है। अब देखिए कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके जो वैलेंस शेल रहते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इस तरीके से देखिए ये क्या करेगा, ये ना तो ये लूज करेगा और ना तो ये गेन करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन को, तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो चार हो जाएगी। तो जितना इसका है उतना ही ये क्या करेगा, शेयर करेगा अपना, और ये अपना जो है स्टेबल होगा। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये फोर हो जाएगी। और जनरली जो वैलेंसी जिसकी फोर होती है, फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन चार होते हैं तो उसको हम लोग मेटलाइट्स बोलते हैं। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब देखिए जिसके जो एटम जो होते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि मान लीजिए एट इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे एटम के, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको स्टेबल एटम बोलते हैं हम लोग। तो इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी जीरो हो जाएगी। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे, और वैलेंसी भी आप लोग निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने सिल्वर का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना होगा। तो इसका जैसे एटॉमिक नंबर होता है 47, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखते हैं हम लोग तो इसकी होती है दो आठ अठारह अठारह एक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, फिगर में भी आप देख सकते हैं ये कितना है, सिर्फ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है इसकी। तो ये क्या करेगा, ये लूज करना चाहेगा अपना, क्योंकि गेन करना सेवन इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जितना लूज किया तो वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगी इसकी। तो इसीलिए सिल्वर की वैलेंसी कितनी होगी, तो वो वन हो जाएगी। तो आई होप कि अब आप लोग निकाल सकते हैं कोई भी आपका जैसे दिया रहेगा एलिमेंट तो, और ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपने अभी देखा आयंस और वैलेंसी के बारे में, किस तरीके से जो है हम लोग वैलेंसी निकालते हैं किसी भी एटम का। तो अब उसी के बेसिस पे देखिए अब केमिकल फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से जो है कंपाउंड के केमिकल फार्मूला लिखे जाते हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं और जो कॉमन नेम होते हैं, तो वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना होगा, जो कि हम आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला रूल आपका दिया हुआ है कि जो भी आयन का जो भी उसकी वैलेंसी या चार्ज जो भी होता है, तो सबसे पहले आपको उसको बैलेंस करना होता है। फिर दूसरा रूल देखिए इसमें है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेटल और नॉन मेटल यदि कंपाउंड है, तो उसमें आपको जो भी नेम या सिंबल होता है मेटल का, तो आपको सबसे पहले मेटल का आपको लिखना होगा। यानी कि मान लीजिए जैसे ये आपका NaCl है, तो इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मतलब कि मिल के बना हुआ है। तो इसमें आपको जो है इन दोनों का आपको नेम और सिंबल लिखना होगा, और उसमें से भी सबसे पहले मेटल का लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए NaCl है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे Na और उसके बाद Cl लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर में जो भी चार्जेज है इसके जैसे Na प्लस और Cl का माइनस है, तो ये शो करना पड़ता है यहाँ पे।
फिर तीसरा देखिए, तीसरा जो रूल है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, अगर वो फॉर्म हुआ है पॉली एटॉमिक आयन के साथ, यानी कि उसके अंदर में एक से अधिक जो एटॉमिक जो आयंस से वो मिलकर बना हुआ है, तो उस पॉली एटॉमिक आयंस का जो है आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल का देखिए, जैसे एग्जांपल हमने लिया हुआ यहाँ पे अल्मीनियम सल्फेट का। तो अल्मीनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है Al2SO4 होल 3। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो पॉली एटॉमिक जो सल्फेट आयन है, जिसमें कि इसका SO4 जो है इसका, तो ये क्या है, इसको हमने ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। SO4 है और इसका जो सबस्क्रिप्ट 3 है। तो इसका मतलब है कि इसमें ब्रैकेट के अंदर में जो सबस्क्रिप्ट जो 3 लिखा गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो सल्फेट ग्रुप है वो 3 यहाँ पे है इसके। और ये जो है फिर अल्मीनियम एटम के साथ जो है, ये 2 अल्मीनियम एटम के साथ ये ज्वाइंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पॉली एटॉमिक आयंस था SO4, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी पड़ती है लिखने के लिए, जब भी हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से देखिए, जो केमिकल फार्मूला होते हैं कुछ कंपाउंड के, सिंपल कंपाउंड के, यहाँ पे एक दो एग्जांपल के साथ हमने आपको दिखाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको लिखने का तरीका उनका होता है कि जो किस तरीके से लिखी जाती है फार्मूला। लेकिन सभी का नहीं, बस आपको यहाँ पे हम दो का दिखा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से लिखी जाती है, और बाकी का आपको याद रखना होगा उनके फार्मूला, क्योंकि वही आपके काम के लिए एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसका जो फार्मूला होता है CaOH होल 2 होती है। लेकिन इसमें जैसे कि ये कंपाउंड ये मिल के बना हुआ है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे इसका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था कि नीचे इसकी वैलेंसी लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी होती है +2, और जो OH है इसकी वैलेंसी होती है -1। अब जब इसको लिखते हैं हम लोग फार्मूला में, तो यहाँ पे जो वैलेंसी होती है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर देते हैं। अब जैसे कि क्या होगा, यहाँ पे जब फार्मूला लिखेंगे हम लोग, तो Ca के साथ इसकी वाली जो वैलेंसी 1 है तो वो लिखेगी यहाँ पे। और उसके बाद जो OH है, तो यहाँ पे कैल्शियम की जो वैलेंसी 2 है तो वो इसके साथ लिखी जाती है, तो इसका हो जाएगा CaOH होल 2। उसी तरीके से यहाँ देखिए अल्मीनियम ऑक्साइड है, तो इसका फार्मूला होता है Al2O3। अब इसमें देखिए जो अल्मीनियम है इसका इसका जो वैलेंसी होता है वो +3, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसकी वैलेंसी होती है -2। तो इस तरीके से देखिए, जब फार्मूला लिखेंगे हम लोग अल्मीनियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Al का इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो O है इसके साथ में ये इसकी वैलेंसी 3 यहाँ पे लिख देते हैं। तो वही इसमें है कि जो वैलेंसी जो होती है एलिमेंट का, तो उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं। तो आई होप कि इतना रूल आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी के बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट जो केमिकल कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, जिनके जो भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने यहाँ पे सारा लिस्ट दे दिया है। तो आप लोग इतना में से यदि याद कर लेते हैं तो आपको और फिर ज़्यादा ज़रूरत याद करने की नहीं पड़ेगी। हालांकि हम आगे भी जो लेक्चर आने वाला रहेगा तो उन सभी में हम ये सारे कंपाउंड को कवर करते चलेंगे। तो जब आपको ये बार बार मिलता रहेगा तो आपको इजिली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे जो केमिकल कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे केमिकल नेम है उनका, और यहाँ पे कॉमन नेम है, और उनका केमिकल फार्मूला है। तो इनमें से आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कभी आपको वहाँ पे देखिए जैसे केमिकल नेम के साथ पूछ देता है, और कभी कभार आपको कॉमन नेम के साथ पूछ देता है। तो आपको दोनों तरीके से इसका याद रखना होगा, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होती है तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो है बेकिंग पाउडर, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो है NaOH CO3। फिर अगला देखिए कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को कॉमन नेम इसको बोला जाता है ब्लू विट्रोल बोली जाती है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है तो वो है CuSO4 5H2O। फिर अगला देखिए है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम इसका है। और इसका जो फार्मूला होता है वो है COL CaCl2। फिर अगला देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, जो कि एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ की जाती है इसकी। फिर इसका केमिकल फार्मूला जो होता है तो वो है CHCl3। फिर अगला देखिए है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसके बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं, जैसे कि इसको हम लोग चौक भी बोलते हैं हम लोग, मार्बल भी जो कि चौक है उसी को बोला जाता है। और इसका अगला नेम दूसरा है वो है लाइमस्टोन है। तो इन सभी में जो है ये कॉमन नेम है इसके कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा COCO3 हो जाएगा। तो ये मेन है, आपको आप लोग इसको कॉमन नेम जरूर याद रखना। फिर अगला देखिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका कॉमन नेम होता है वह है कॉस्टिक पोटास है। तो इसका फार्मूला होता है KOH है।
फिर अगला देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, तो ये CO2 इसकी फार्मूला होती है। फिर अगला देखिए है मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग इसको कॉमनली इसको इप्सम साल्ट भी बोली जाती है। ये इसके जो फार्मूला होता है वो है MgSO4। फिर अगला देखिए कैल्शियम सल्फेट है, तो इसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है CuCaS4 2H2O। इसमें देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेंट रहती है। और एक होता है आपका इसमें देखिए वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कैल्शियम सल्फेट इसको भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन इसमें देखिए इसमें जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, तो इसमें जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो वो उड़ जाती है। तो इस तरीके से इसमें केवल हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही बचते हैं, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये जैसे कि जिप्सम को बर्न करने से ही ऑब्टेंड होती है। तो ये दो तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए इसमें है फेरस सल्फेट है, तो इसको हम लोग ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है FeSO4। फिर अगला देखिए डिटोरियम ऑक्साइड है, तो इसको हम लोग कॉमनली हेवी वाटर भी बोलते हैं हम लोग, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज़ किया जाता है और इसका फार्मूला होता है D2O। फिर अगला देखिए एसिटिक एसिड है, तो इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं विनेगार भी बोलते हैं हम लोग, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है तो वो है CH3COOH होती है। फिर अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट है, जिसको कि हम लोग कॉमनली वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो फार्मूला होता है वो है Na2CO3। फिर अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉमनली इसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं या फिर इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं हम लोग, तो इसकी फार्मूला होती है CaOH2। फिर अगला देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं हम लोग, और इसकी फार्मूला होता है CaO होती है। फिर अगला देखिए ये हमने कैल्शियम सल्फेट देख लिया था, एक आप लोग इसका याद रखना फेरस सल्फेट का, जो कि अमोनियम फेरस सल्फेट है, इसको हम लोग मोर साल्ट भी बोलते हैं हम लोग कॉमनली। तो इसका देखिए फार्मूला लंबी होती है, एक बार आप लोग इसको देख लेना, यहाँ पे हो सकता है कि पूछ लिया जाए आपसे। तो फिर अगला देखिए जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट को हम लोग व्हाइट विट्रोल भी कॉमनली इसको बोली जाती है, तो इसका फार्मूला होता है ZnSO4 7H2O। फिर अगला देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग मैग्नीशिया ही बोलते हैं, इसकी फार्मूला होती है MgO। फिर अगला देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, और इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं कॉमनली, जिसकी फार्मूला होती है N2O। फिर अगला देखिए सुक्रोज है, तो ये जो है इसको शुगर बोलते हैं हम लोग कॉमनली, तो ये इसका फार्मूला होता है C12H22O11। फिर अगला देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैंड या फिर जो सिलिका होता है, इसकी फार्मूला होता है SiO2। तो ये इतना जो कंपाउंड आपका जो भी दिया गया है, तो इतना आपको याद रखना होगा, और इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के SSC JEE और CHSL में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्ट लाइम, तो इनमें से सेलेक्ट लाइम कौन सी है। तो अब यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे कॉमन नेम पूछा गया है, बजाय कि आपसे वो केमिकल नेम इसका नहीं दिया हो यहाँ पे, तो आपको दोनों याद रखना होगा। तो देखिए जो सेलेक्ट लाइम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो इसकी फार्मूला क्या होती है CaOH2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आपका। फिर अगला देखिए है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसमें आपसे देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा का फार्मूला आपसे पूछा हुआ, तो यहाँ भी देखिए आपसे कॉमन नेम ही पूछा है। तो देखिए बेकिंग सोडा बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं, सो या सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनमें से कौन सा एक है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है लाइम वाटर, लाइम स्टोन, चौक या मार्बल। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जैसे जो मार्बल और चौक, तो ये उस एक ही नेम होता है उसका, और जैसे लाइम स्टोन है तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही ये सब सारे फॉर्म है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया लाइम स्टोन, चौक और मार्बल, तो ये तीनों क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म है। लेकिन जो लाइम वाटर है तो ये उसका फॉर्म नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो देखिए कॉमन नेम से ही आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो आपको कॉमन नेम ही है जो मेजरली आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपको जितना चीज़ मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और इसके बाद देखिए जो एक चैप्टर और आपका रहेगा इसमें से, जिसमें कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, तो फिर आपका ये भी चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही सीखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसी को कवर करते चल रहे हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।